हेलो फ्रेंड्स, सफलता कार्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट्स के साथ। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको अपने सपने को पूरा करना है अपने, तो आपको दोस्तों उस सपने के पीछे जी जान से लग जाना है, ठीक है। तभी आपको सफलता मिल पाएगी। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीवन कौशल का पार्ट 2, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराएंगे हम। तो चलिए बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 1 की। और दोस्तों, जीवन कौशल सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, पाठ्य सहगामी क्रिया के अंग कौन कौन से हैं? पाठ्य सहगामी क्रिया के अंग कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए है विद्यालयों में खेलकूद। ऑप्शन नंबर बी है शैक्षिक कार्यक्रम व भ्रमण। ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रीयता की भावना का विकास। और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, पाठ्य सहगामी क्रिया के अंग वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे विद्यालयों में खेलकूद, राष्ट्रीय पर्व, शैक्षिक भ्रमण, बागवानी, सत्र समारोह, निबंध, वाद विवाद, शैक्षिक कार्यक्रम, ठीक है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सारे के सारे पाठ्य सहगामी क्रिया के अंग हैं। आपके पास ऑप्शन में दिया है विद्यालयों में खेलकूद, तो यह भी पाठ्य सहगामी क्रिया का अंग है। शैक्षिक कार्यक्रम व भ्रमण, यह भी पाठ्य सहगामी क्रिया का अंग है। राष्ट्रीयता की भावना का विकास, यह भी पाठ्य सहगामी क्रिया का अंग है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आप एक पेन और पेपर लेके जरूर बैठा करें, ताकि जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं कुछ तथ्य बताता हूं, तो वह तथ्य जरूर आप नोट कर लें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जामिनेशन में आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, हर हाल में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? दोस्तों, वैसे बच्चों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में शिक्षा का महत्व मैं आपको बता देता हूं। जैसे शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, श्रम के प्रति निष्ठा का संबंधी विकास और बौद्धिक विकास, ये सारे के सारे बच्चों के व्यक्तित्व के संबंधी सर्वांगीण विकास हैं, जो कि शिक्षा का उद्देश्य है। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है संवेगात्मक विकास, तो यह भी सही है। ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रीयता की भावना का विकास, यह भी सही है। श्रम के प्रति निष्ठा, यह भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के लाभ। तो पाठ्य सहगामी जो क्रियाकलाप है उनके क्या लाभ हैं? दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक स्वास्थ्यता, मानसिक जागरूकता। ऑप्शन नंबर सी है संवेगात्मक स्थिरता। ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों से जो शारीरिक स्वास्थ्यता, इसका भी लाभ है, मानसिक जागरूकता भी होती है, संवेगात्मक स्थिरता भी आती है, ठीक है। दोस्तों, पाठ्य सहगामी क्रिया में प्रतिभागी जो बच्चे होते हैं वह शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से जागरूक होते हैं, ठीक है। उसमें संवेगात्मक स्थिरता आती है अगर वह पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में भाग लेते हैं, और अपने दायित्वों को ग्रहण करना भी सीखते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, खेल कूद का आयोजन विद्यालय में क्यों आवश्यक है? अगर आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो पूछा जाएगा खेल कूद का आयोजन विद्यालय में क्यों आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए है सामूहिकता के विकास के लिए। ऑप्शन नंबर बी है अनुशासन की भावना विकसित करने में। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य हेतु। और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, जो खेल कूद का आयोजन होता है वह शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शारीरिक क्षमता के लिए भी, नेतृत्व के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, सामूहिकता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सहयोग के लिए भी है, समूह भावना के लिए है, निष्ठा के लिए
अनुशासन की भावना के लिए, ठीक है। तो इतने ढेर सारे हैं। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है सामूहिकता के विकास के लिए, तो यह सही है। अनुशासन की भावना, यह भी सही है। बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य है, तो यह भी सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है दोस्तों, यह जान लीजिए कि विद्यालय में खेल कूद की क्रिया का आयोजन जो है वह अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य सही रहे, शारीरिक क्षमता हो, नेतृत्व भी वह कर सके, सामूहिकता का भी उनको ज्ञान हो, सहयोग, समूह भावना, निष्ठा, अनुशासन की भावना उनके अंदर जागृत हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम कौन कौन से हैं? तो बहुत सारे हैं शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, हम आपको बता देते हैं पहले, इसके बाद फिर ऑप्शन बोलते हैं। शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम कौन कौन से हैं? ठीक है, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम से छात्रों को क्या लाभ होता है? क्वेश्चन ये है, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम से छात्रों को क्या लाभ होता है? तो पहले तो आप यह जान लें कि आखिर में हैं कौन कौन से। तो शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम दोस्तों, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता होती है विद्यालय में, कविता पाठ होता है विद्यालयों में, निबंध लेखन होता है विद्यालयों में, समूह गान होता है, लोक नृत्य होता है, नाटक होता है, देश गान होता है, विषयवार प्रश्नोत्तरी पूछी जाती है। तो यह सब शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, ठीक। लेकिन अब इनसे लाभ क्या है आखिर में? तो ऑप्शन नंबर ए है चिंतन, बी है स्मरण शक्ति, सी है तर्क शक्ति और डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छात्रों को क्या लाभ होता है? तो इससे चिंतन भी इनका अच्छा होता है, स्मरण शक्ति भी मजबूत होती है, तर्क शक्ति भी मजबूत होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा इसमें। लेकिन इतना जरूर लिख लें कि शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम अगर पूछ ले कौन कौन से हैं, तो आप क्या बताएंगे? वाद विवाद प्रतियोगिता भी है, कविता पाठ, भाषण, कवि दरबार लगता है यह भी है, निबंध लेखन, अंताक्षरी, समूह गान, लोकगीत, लोक नृत्य, देश गान। तो यह सारी चीजें किस में आती हैं दोस्तों? शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में आती हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है राष्ट्रीय पर्व हमें संदेश देते हैं। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय एकता का, बी है भ्रातृत्व का, सी बंधुता का और डी उपयुक्त सभी। दोस्तों राष्ट्रीय पर्व, तो राष्ट्रीय पर्व हमें राष्ट्रीय एकता, भ्रातृत्व एवं बंधुता तीनों का संकेत देते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बागवानी के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो दोस्तों बागवानी के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं यह भी जानना जरूरी है। तो जानिए बागवानी के अंतर्गत अगर हम देख लें सबसे पहले कि क्षेत्र आते कौन कौन से हैं, जैसे विविध प्रकार के, मान लीजिए फल हो गया, मसाले हो गए, औषधि हो गया, सुगंधित पौधे हो गए, मशरूम हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया और सब्जियां हो गई, जड़ एवं केंद्रीय फसलें हो गई। तो यह सारे के सारे बागवानी के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए खाद्य प्रसंस्करण, ऑप्शन नंबर बी है फल उगाना, ऑप्शन नंबर सी है फूल व सुगंधित मसाला और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, सत्र के अंत में होने वाले समारोह को क्या कहते हैं? तो सत्र के अंत में जो होने वाला समारोह है उसको हम दोस्तों कहते हैं सत्रांत समारोह। क्या कहते हैं? सत्रांत समारोह। आपके पास ऑप्शन दिया है ए समापन समारोह, बी दिया है अंतिम समारोह, सी दिया है सत्रांत समारोह और डी है मक्तब। तो क्या हो जाएगा यह दोस्तों? सत्रांत समारोह। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपदा कितने प्रकार की होती है? आपदा कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके पास ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। दोस्तों आपदा केवल 2 प्रकार की होती है। आपदा केवल 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? आपदा अर्थात डिजास्टर, आपदा अर्थात डिजास्टर जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, प्राकृतिक आपदा एवं मानव निर्मित आपदा। 2 ही प्रकार की आपदाएं होती हैं। कौन कौन सी? प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। चलिए अगला क्वेश्चन, समृद्धि के प्रमुख अभिलक्षण क्या है? समृद्धि के प्रमुख अभिलक्षण
क्या हैं? तो दोस्तों यह टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बोल दूंगा जरूर। ऑप्शन नंबर ए है विशिष्ट ज्ञान भंडार, ऑप्शन नंबर बी है विस्तृत प्रायोगिक प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर सी है निरंतर सेवाकालीन प्रशिक्षण, और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों समृद्धि के कुछ विशिष्ट अभिलक्षण हैं, जैसे समृद्धि विशिष्ट ज्ञान भंडार और विस्तृत प्रायोगिक प्रशिक्षण की अपेक्षा रखती है। ठीक। दूसरा है प्रत्येक समृद्धि की अपनी आचार संहिता होती है। तीसरा है समृद्धि आवश्यक समाज सेवा प्रदान करती है। समृद्धि के हितों की रक्षा के लिए प्रत्येक समृद्धि एक सुनिश्चित सदस्य वर्ग होता है, और प्रत्येक समृद्धि अपना निजी समृद्धिक संगठन गठित करती है। तो यह सारे के सारे लक्षण हैं दोस्तों। तो जिसमें आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है विशिष्ट ज्ञान भंडार, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर बी दिया है विस्तृत प्रायोगिक प्रशिक्षण, तो यह भी सही है, क्योंकि समृद्ध विशिष्ट ज्ञान भंडार और विस्तृत प्रायोगिक प्रशिक्षण की अपेक्षा रखती है, ये हमने आपको पहले बोला है। तीसरा है निरंतर सेवाकालीन प्रशिक्षण, बिल्कुल निरंतर सेवाकालीन, क्योंकि समृद्धि अपने सदस्यों में निरंतर सेवाकालीन प्रशिक्षण की अपेक्षा रखती है। समृद्धि अपने सदस्यों से निरंतर सेवाकालीन प्रशिक्षण की अपेक्षा रखती है। और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है। अगर दोस्तों आप लोगों को पीडीएफ नोट्स चाहिए होंगे तो आप टेलीग्राम पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आपको पीडीएफ नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषय वस्तु पर अधिकार से क्या तात्पर्य है? अब विषय वस्तु पर अधिकार आखिर में क्या है दोस्तों? विषय वस्तु का मतलब यह है कि कोई भी अध्यापक, ठीक है, जिस चीज़ को पढ़ाता है, जिस सब्जेक्ट को पढ़ाता है, उस चीज़ के बारे में उसको गहन नॉलेज। अब वह करेगा कहाँ से? ऑप्शन नंबर ए है विश्वकोश का अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी है पुस्तकों पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी है संगोष्ठी कार्यशाला व विचार विमर्श, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों कोई भी अध्यापक अगर विषय वस्तु पर अधिकार, ठीक है, नहीं है उसका, तो आप कभी भी प्रभावी अध्यापन नहीं कर सकता। कोई भी अध्यापक, ठीक है, अगर उसका विषय वस्तु पर अधिकार नहीं है तो वह कभी भी, वह व्यक्ति जो है प्रभावी अध्यापन नहीं कर सकता है। ठीक है। अब यह अधिकार जो है अनेक तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे पत्र पत्रिकाओं से, विश्वकोश से, समाचार पत्र से, संगोष्ठी से, कार्यशाला से, परिसंवाद से, सम्मेलन से, सहकर्मियों से, विशेषज्ञों से, अधिकारियों से विचार विमर्श करने पे, मतलब कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है विषय वस्तु पर अधिकार से क्या तात्पर्य है, तो विश्वकोश का अध्ययन, यह भी सही है। पुस्तकों पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन, यह भी सही है। संगोष्ठी कार्यशाला व विचार विमर्श, यह भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें। ठीक। अगला क्वेश्चन, शैक्षणिक कौशल के प्रमुख स्तंभ कौन से हैं? शैक्षणिक कौशल के प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है सूक्ष्म रूप से जांच करना, बी है पुनर्बलन करना, सी है मौन तथा अशाब्दिक संकेत देना, और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। दोस्तों शैक्षणिक कौशल के प्रमुख स्तंभ अगर हम आपसे कहें तो उदाहरण देकर समझाना, प्रश्न पूछना, सूक्ष्म रूप से जांच करना, पुनर्बलन करना, अध्येताओं के अवधानात्मक व्यवहार को पहचानना, दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करना, श्यामपट्ट का उपयोग करना, मौन तथा अशाब्दिक संकेत देना, उद्दीपनों में विविधता लाना। ठीक है। और समापन करना शैक्षणिक कौशल के प्रमुख अंतर है कि कैसे समापन किया जा रहा है कक्षा का। ठीक है। यह सारे के सारे जो शैक्षणिक कौशल है इसको प्रमुख स्तंभ है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि सूक्ष्म रूप से जांच करना यह भी शैक्षणिक कौशल का प्रमुख स्तंभ है, पुनर्बलन प्रदान करना यह भी, और मौन तथा अशाब्दिक संकेत देना यह भी है। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर हम शिक्षण कौशल के कुछ प्रमुख प्रश्नों के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।